गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं और सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज एन एटम। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है तथा यह विभाजित होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटीनों एवं एंटी न्यूट्रिनो अर्थात 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स में विभाजित हो रहा होता है। सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1899 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम्स पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल या इसी को रेजिन मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम के पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसी प्रकार बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। इस मॉडल के अनुसार एक एटम का एवरेज डायमीटर साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल तथा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब कि एक स्वतंत्र एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक भी है। यह ड्रॉबैक यह है कि यह अल्फा स्कैटरिंग को नहीं समझा सका जिस कारण इसकी मान्यता समाप्त हो गई। 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने सहयोगी गीगर तथा मार्सडेन के सहयोग से एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के परिणाम पर आधारित था। इसे रदरफोर्ड या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मॉडल कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था। प्रश्न उठता है कि आखिर अल्फा पार्टिकल क्या है? तो हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तथा एटॉमिक मास 4 है। जब इस हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है तब यह हीलियम एटम के पास अब सिर्फ 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही रह जाते हैं। तब इसे हीलियम आयन या फिर इसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। रदरफोर्ड ने सोने के बहुत ही पतले पत्थर पर गोल्ड फॉइल जिसको कहते हैं को लिया तथा उस पर अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने पाया, अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान पाया कि अधिकतर अल्फा रेज सीधी रेखा में गोल्ड फॉइल से पार कर गए जबकि कुछ अल्फा रेज का डिफरेंट एंगल से डाइवर्शन होता है अर्थात वह मुड़ जाते हैं अपने मूल पाथ से तथा लगभग 2000 अल्फा रेज में से एक अल्फा रेज वैसा था जो जिस पाथ से गया वह वापस उसी पाथ से अर्थात 180 डिग्री के एंगल से लौट आया। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ एजम्पशंस दिए। एटम का अधिकतर भाग वैक्यूम होता है जिस कारण मैक्सिमम अल्फा रेज पास आउट हो गए। एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है जहां एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है जिस कारण हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो गए, लौट गए या फिर वो अपने मूल पाथ से भटक गए थे। पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर को न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है तथा इसका साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है जो एटम के साइज से बहुत ही अधिक छोटा होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में बहुत तेजी से घूमते हैं तथा रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को घूमते रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है जो कुलम्ब्स फोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से प्राप्त होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या न्यूक्लियस में उपस्थित पॉजिटिवली चार्ज के कुल संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ खामियां थीं। सबसे पहला खामी यह था कि यह एटम के स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड के अनुसार निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा
कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स से मिलता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल डायनेमिक्स के अनुसार जब कोई भी पार्टिकल्स एक्सिलरेट चाहे डी रिटार्डेड करता है तब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपना एनर्जी को लूज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तब वह अपना एनर्जी भी लगातार लूज करेगा, जिसके कारण वह हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए अंततः न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का दूसरा खामी यह थी कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑल पॉसिबल रेडियाई पर घूमता है, जिस कारण एटम्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सिंपलेस्ट एटम जैसे हाइड्रोजन एटम भी लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, न कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को विसंगतियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। एटम की स्टेबिलिटी तथा स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन की व्याख्या के लिए नील बोर ने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया तथा कुछ एजम्पशंस दिए, जिसे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इस मान्यता के अनुसार एक एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है, जिसमें एटम का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है तथा इस कोर को न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में डिफिनिट रेडियाई पर घूमता है तथा इस फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है। इस फिक्स्ड ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है तथा प्रत्येक स्टेशनरी ऑर्बिट के पास डिफिनिट अमाउंट में एनर्जी भी होता है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, अर्थात एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr बराबर nh/2π, जहाँ पर n 1 2 3 4 अर्थात इंटीजर नंबर है। इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब कि घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन तभी करता है जब वह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तब उस दौरान वह अपने एनर्जी को फोटोन के रूप में रेडिएट करता है। और बोर्स का एटॉमिक मॉडल सर्वमान्य है। थैंक यू। शेष अगले क्लास।